जय जिनेन सुप्रभात दीदी। जय जिनेन सुप्रभात। आज ये हाय हेलो की जगह जय जिनेन और सुप्रभात कैसे? दीदी आपको याद है कुछ समय पहले आपसे प्राकृत भाषा को लेकर चर्चा हुई थी? अरे हाँ, वो अपनी चर्चा तो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। हाँ दीदी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम प्राकृत भाषा को पढ़ेंगे और गुरुदेव के सपने को साकार करेंगे, तो हमने अपना प्रॉमिस पूरा किया है दीदी। हमने पाई सिक्का कोर्स में इनरोलमेंट भी कराया था। दीदी मेरा तो भाग 1 कंप्लीट हो गया है और मेरा भाग 2 हो गया है दीदी। मेरे तो चारों भाग कंप्लीट हो गए हैं दीदी। मैंने प्राकृत प्रवेशिका की उपाधि भी मिलने वाली है। अरे वाह, यह तो सुट्टू थी। तुम सभी को आगम की भाषा पढ़ता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव का सपना तो जैसे साकार ही हो गया। अब तो अक्टूबर 2024 में प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज भी घोषित किया गया है। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की उपाधि प्राप्त हुई। लेकिन क्या आप सभी जानते हो किसी भी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज क्यों घोषित किया जाता है? नहीं दीदी, आप बताओ। अच्छा तो सुनो, सबसे पहले है उच्च प्राचीनता, अर्थात 1500 से 2000 वर्ष पुराने प्राचीन ग्रंथ होने चाहिए। दूसरा है समृद्ध साहित्य, अर्थात प्राचीन ग्रंथों का एक समृद्ध साहित्य होना चाहिए। तीसरा है ज्ञान ग्रंथ, अर्थात गद्य, पद्य और अभिलेखी साक्ष्य में मूल परंपराएं। और चौथा है विशिष्ट विकास, अर्थात शास्त्रीय रूप मॉडर्न यानी कि आधुनिक रूप से अलग होना चाहिए। और ये सभी मापदंड प्राकृत भाषा में निहित हो जाते हैं। इसीलिए तो भारत सरकार के द्वारा प्राकृत भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया है। वाह, इसका मतलब तो प्राकृत भाषा एक बहुत समृद्ध भाषाओं में से एक है। दीदी हमें याद है प्राकृत भाषा में इंस्क्रिप्शनल एविडेंस के बारे में बताते हुए आपने कहा था कि उदयगिरी खंडगिरी में सम्राट खारवेल द्वारा उत्कीर्ण हाथी गुम्फा शिलालेख की 10वीं पंक्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम प्राकृत भाषा में भरतवर्ष पाया जाता है। बिल्कुल, और इसी आधार पर हमारे संविधान में देश का नाम भारत रखा गया था। हाँ जी, जगन्नाथ भगवान के पुत्र भरत का भारत। हाँ, उस समय तो बस इतना ही बताया था। इसके अलावा और भी बहुत शिलालेख है। किसी भी क्षेत्र या संस्कृति को समझने के लिए अभिलेख और शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दीदी ये शिलालेख क्या होते हैं? शिलालेख पत्थर या चट्टान पर खोदे या उत्कीर्ण किए जाते हैं, जिससे वो लंबे समय तक उपलब्ध रहें। इसमें ये न केवल ऐतिहासिक घटनाओं और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, बल्कि उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों को भी उजागर करते हैं। क्या तुम जानते हो प्राकृत भाषा में जितने भी शिलालेख हैं, उनमें सबसे प्राचीन शिलालेख प्राकृत भाषा में प्रियदर्शी सम्राट अशोक के हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराए गए थे। ये गिरनार, कालसी, धौली आदि स्थानों पर स्थित है। इन शिलालेखों में अहिंसा, त्याग, आत्म संयम के संदेश उत्कीर्ण कराए गए हैं, जिसे सामान्य वर्ग के लोग इन्हें पढ़कर समझ सके। ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे प्राचीन राजा अपने संदेशों को कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों पर प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। हाँ जी, और इसके अलावा जोधपुर, मथुरा, इलाहाबाद में भी प्राकृत के शिलालेख पाए जाते हैं। यहाँ तक कि चीनी तुर्किस्तान में तो खरोष्टी लेखों का अनुसंधान है। इनकी भाषा का नाम निया प्राकृत है। ये शिलालेख और अभिलेख हमारे लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक धरोहर से जोड़े रखते हैं। इसका मतलब भी अभिलेख विज्ञान अर्थात एपिग्राफी बहुत ही प्राकृत भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है,
इसके पढ़े बिना तो हम अपनी हिस्ट्री को जान ही नहीं सकते। दीदी, आपने बताया था ना, मात्र जैन साहित्य में नहीं, अजैन साहित्य में भी प्राकृत भाषा का प्रयोग पाया जाता है। तो अभी मैंने अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ी थी और मैंने मृच्छकटिकम पढ़ी थी। मैंने इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग भी देखा था। लेकिन क्या दीदी, प्राकृत भाषा की अपनी कोई स्वतंत्र साहित्य उपलब्ध नहीं होती? बिल्कुल होता है, तभी तो इसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस भी मिला है। और प्राकृत भाषा में लिखे नाटकों को सट्टक कहते हैं, जैसे कि कवि राजशेखर का बहुचर्चित कर्पूर मंजरी एक सट्टक ही है, और अन्य कवियों के श्रृंगार मंजरी, चंद्रलेखा आदि। इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा का अपना विशाल साहित्य है, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य आदि कथा साहित्य उपलब्ध होते हैं। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स दे सकते हो दीदी? हाँ, सबसे प्रथम महाकाव्य 5वीं शती का सेतुबंध है, जो कवि प्रवर सिंह द्वारा रचित है। इसमें सेतुबंध के निर्माण और रावण वध का वर्णन है। इसके अलावा चरित्र काव्य में पहुचर्यम, सुपासनाचर्यम, जम्बूचर्यम, महावीचर्यम, सुदंसनाचर्यम जैसे चरित्र काव्य ग्रंथों की रचना हुई है। वाह, प्राकृत भाषा की इतनी डाइवर्सिटी, इट्स सो इम्प्रेसिव दीदी। और कथा साहित्य में तरंगवती, वसुदेव हिंदी, सम्राट कहा आदि बहुत सी कथाओं की जानकारी मिलती है। प्राकृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों का अपना साहित्य बहुत ही समृद्ध है, और इसके अलावा अन्य और भी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जो आज भी अध्ययन और अनुसंधान का विषय है। इसीलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी इस भाषा की प्रशंसा करते हैं और इसके अध्ययन पर जोर भी देते हैं। तुम सब खुद ही सुन लो। साथियों, जैन धर्म का साहित्य भारत के बौद्धिक वैभव की रीढ़ है। इस ज्ञान को संजोना हमारा कर्तव्य है, और इसलिए हमने प्राकृत और पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। अब जैन साहित्य पर और रिसर्च करना संभव होगा। और साथियों, भाषा बचेगी तो ज्ञान बचेगा। भाषा बढ़ेगी तो ज्ञान का विस्तार होगा। आप जानते हैं, हमारे देश में सैकड़ों साल पुरानी जैन पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। हर पन्ना इतिहास का दर्पण है, ज्ञान का सागर है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, समता में ही धर्म है। जो स्वयं जह बेसित जा, तेणो भवई बंधुगो। जो ज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है वो नष्ट हो जाता है। कामो कसायो खवे जो, सो मुनि पावक कम जो। जो काम और कसायों को जीत लेता है वही सच्चा मुनि है। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से
अनेक अहम ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो रहे थे। इसलिए हम ज्ञान भारत मिशन शुरू करने जा रहे हैं। मोदी जी ने भी इस भाषा की कितनी इम्पोर्टेंस बताई है और रिसर्च करने के लिए भी प्रेरणा दी है। दीदी, आपने हमें बताया था कि प्राकृत आगमों में गणित का विज्ञान भी मिलता है, जैसे कि लॉगरिथम, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन आदि, जिसे हमने स्वयं ग्रंथों में भी देखा। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी इन ग्रंथों में रिसर्च की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अरे हाँ, प्राकृत आगम ग्रंथों में गणित का ज्ञान ही मिलता है, इसके साथ साथ बहुत कुछ मिलता है जो कि अन्य दर्शनों में नहीं मिलता है। जैसे कि पंचास्तिकाय ग्रंथ में जीव अजीव द्रव्य का वर्णन बड़ी सूक्ष्मता से किया गया है। इसके साथ साथ परमाणु अर्थात एटम, काल अर्थात टाइम, स्पेस अर्थात आकाश का भी इतना सूक्ष्म विवेचन मिलता है जहाँ पर कि वर्तमान का विज्ञान भी पहुँच नहीं पाया है। धवला टीका में तो 42 भूगोलिक स्थानों के नाम आते हैं जिनसे हमें ज्योग्राफिकल स्टडी का ज्ञान प्राप्त होता है, और धवला टीका में ही 15 मुहूर्त का उल्लेख भी विद्यमान है जो हमें एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देता है। तिलोई पंडिती ग्रंथों ज्ञान का खजाना है। इस ग्रंथ में जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी के साथ साथ लिंग्विस्टिक का ज्ञान भी मिलता है। इस ग्रंथ में 18 प्रकार की महाभाषा और 700 प्रकार की लघु भाषाओं का भी वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में 3 लोकों का वर्णन विस्तार से समझाया गया है। साथ ही तिलोई पंडिती ग्रंथ में 36 प्रकार की पृथ्वियों का वर्णन भी मिलता है। अच्छा, यानी जैन कंप्लीट कॉस्मोलॉजी इस ग्रंथ में समाहित है। हाँ आर्यन, और प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथों में जीव के मनोस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की जानकारी प्राप्त होती है। और सील पाहुड़, चारित्र्य पाहुड़ और मूलाचार जैसे आगमों से तो हमें मॉरल और एथिकल वैल्यू सीखने को मिलती हैं जो हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग में सहायक होती हैं। कॉमर्स सर की जीव कांड में जीव से संबंधित हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म वनस्पति जिसे तुम बॉटनी समझते हो और अन्य जीवों की अवस्थाओं का वर्णन जिसे बायोलॉजी समझा जाता है। वाह, बॉटनी और बायोलॉजी की नॉलेज भी इन ग्रंथों से मिलती है। समय सूत्र जैसे ग्रंथों में जैन दर्शन का मूल सिद्धांत, अनेकांतवाद, न्याय और प्रमाण को बहुत ही सुंदर रूप से दर्शाया गया है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ रिलेटिविटी जैसे कंसेप्ट्स को समझने का नवीन दृष्टिकोण प्राप्त होता है। वाओ, इसका मतलब हमारे प्राकृत भाषा में लिखे इन ग्रंथों में हर प्रकार का विज्ञान समाहित है। बॉटनी, कॉस्मोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और धम्मपद ग्रंथ में तो योग का ज्ञान भी प्राप्त होता है जिससे हम अपनी फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं। समय सार ग्रंथ में राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट के माध्यम से ऑफ साइंस को समझने का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे हम अपने मोक्ष मार्ग को भी प्रशस्त कर सकते हैं। बस यही रुकिए, इस लिस्ट का तो एंड ही नहीं हो पाएगा। मैंने कहा था ना, प्राकृत आगम साहित्य में इतना साहित्य सुनते सुनते सदियां बीत जाएंगी। इट मींस साइंस के कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स भी हमारे ग्रंथों में समाहित है। अब क्या है, अब इसके बाद क्या बोलूंगी? नहीं, तुम्हारा है ना, जाओ तुम बोलो। क्या तुम जानते हो, राजीव दीक्षित जी ने भी भारत में सबसे बड़ा प्राकृत भाषा का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश माना जाता है। राजीव दीक्षित जी की वीडियो देखिए, उन्होंने भी क्या दिखाया है वो हम देखते हैं। अंग्रेजी में इस समय 12,000 शब्द हैं,
हिंदी में इस समय करीब 72,000 शब्द हैं। और हिंदी से एक कदम आगे चलिए, संस्कृत तो अंग्रेजी में कुल मिला के 12,000 शब्द हैं, संस्कृत में कुल मिला के 1.5 लाख शब्द हैं। और संस्कृत से एक सीढ़ी और ऊपर चलिए, प्राकृत, जिसको हम सब भूल गए। प्राकृत को अगर ध्यान में रखें तो प्राकृत में 2.5 से 3 लाख शब्द हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हमारे पास है, लेकिन हम बेवकूफों को मालूम नहीं है कि हमारे पास क्या है। फिर तो हम रोज इस भाषा के कम से कम 10 नए शब्द सीखने का प्रयास करेंगे दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम जानते हो इन ग्रंथों और साहित्यों में के मूल स्रोत पांडुलिपि अर्थात मैन्युस्क्रिप्ट हैं, जिनसे ये ज्ञान प्राप्त होता है, जिन्हें आज भी सुरक्षित रखना अनिवार्य है। अच्छा, जो भाषाएं आज हम बोल रहे हैं वो सब प्राकृत भाषा का ही मॉडिफाइड वर्जन है। हमारा प्रेजेंट हमारे पास से किस प्रकार जुड़ा हुआ है ये हमें आज पता चला, तो हम इस बारे में आगे और पढ़ना चाहेंगे। पांडुलिपियों का पर्पस क्या होता है दीदी? पांडुलिपि एक हस्तलिखित ग्रंथ या दस्तावेज होती है जो कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे चर्म पत्र, भोजपत्र, ताड़पत्र, चर्म, कागज, वस्त्र आदि पर लिखी जाती थी। इन पांडुलिपियों का संरक्षण, अध्ययन, संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन भी किया जाता है। आज भी वर्तमान में भारत में 50 लाख से भी अधिक पांडुलिपियां हैं। 50 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां? इसका मतलब ये पांडुलिपियां तो बहुत यूजफुल हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ये पांडुलिपियां बहुत ही यूजफुल होती हैं। इसीलिए तो इन पांडुलिपियों के संरक्षण एवं इनके अध्ययन में वृद्धि करने हेतु प्रधानमंत्री जी की पंच प्रण से प्रेरणा प्राप्त कर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जैन अध्ययन केंद्र एवं गुजरात में जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की भी स्थापना हुई है। ये पांडुलिपियां हमारी संस्कृति और ज्ञान विरासत की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं, जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़े रखती हैं। और इसीलिए तो अब डिजिटलाइजेशन के माध्यम से इन पांडुलिपियों को भी सुरक्षित कराया जा रहा है। हाँ दीदी, ये जो सेंटर्स ओपन हुए हैं इससे हमारी प्राकृत भाषा को बहुत लाभ होगा। हाँ, और इन पर किया गया कार्य इंडियन नॉलेज सिस्टम अर्थात भारतीय ज्ञान प्रणाली में भी योगदान करता है। ये आगम न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में मदद करते हैं, बल्कि हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य के लिए स्रोत भी प्रदान करते हैं। ये भाषा फिर लुप्त क्यों हो गई है दीदी? अरे नहीं, ये भाषा लुप्त नहीं हुई है, इसका तो केवल रूपांतरण हुआ है। प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी और सूक्ष्मता से समझे तो महाराष्ट्री प्राकृत से मराठी, शौरसेनी प्राकृत से राजस्थानी, हिंदी और गुजराती, और मगधी प्राकृत से भोजपुरी, बंगाली, असमिया और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ है। हम तो इस भाषा को फिर और पढ़ना चाहेंगे दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम सभी ने मुनिश्री की प्रेरणा से प्राकृत भाषा में एमए भी किया है। प्राकृत में एमए भी हो सकता है क्या दीदी? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। एक लव यूनिवर्सिटी से रेवा, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटी से भी प्राकृत भाषा में बीए, एमए, पीएचडी जैसे कोर्सेज कराए जाते हैं। अभी हाल ही में पिछले 3 वर्षों में मुनिश्री की प्रेरणा से 60 से भी अधिक भाई और बहनों ने प्राकृत भाषा में एमए भी की है। और इसके साथ साथ 6 स्टूडेंट का यूजीसी नेट एवं जेआरएफ भी क्लियर हुआ है। हम सभी चलिए गुरुदेव स्वयं प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए और एमए करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुदेव के उन प्रवचनों को सुनते हैं। आज जरूरत है हर व्यक्ति के लिए जैनिज्म का एक कोर्स करने की जरूरत है कि वह जैनिज्म में कम से कम एमए की डिग्री जरूर ले, और ये डिग्री आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रयास मेरे विचारों से चल रहा था और कई साल से चल रहा था। अब यह विचार लागू हो गया है,
रीवा यूनिवर्सिटी में, एमपी में यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से, वहां पर अरहम जैन विद्या शोध संस्थान की एक स्थापना हुई और उसमें उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्राकृत का डिग्री कोर्स, जैनोलॉजी का डिग्री कोर्स, ये 2 डिग्री कोर्स वहां पर शुरू हुए हैं। इसके साथ साथ एक नया कोर्स जो आज तक दुनिया के अंदर नहीं है, गौ संवर्धन का कोर्स, एक सर्टिफिकेट कोर्स ये प्रारंभ हुआ है। और एक आपके स्वास्थ्य विज्ञान को ध्यान में रखते हुए एक आहार विज्ञान का एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ हुआ है। ये कोर्स आपके लिए सामने आए। आप जहां पर तमाम तरह की डिग्रियां ले रहे हैं, वहां पर आप अगर ग्रेजुएट हैं तो भी आप जेनोलॉजी के अंदर एमए कर सकते हैं। आप घर बैठे इस तरह की अगर थोड़ी सी नॉलेज के सिस्टम से जुड़ेंगे और अपनी नॉलेज को इस तरह से एकेडमिक लेवल पर बढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटियों में आपके नाम नॉमिनेट होंगे, तो आप इस जैन दर्शन को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। जब भी कोई दर्शन, कोई भी समाज, कोई भी सभ्यता ऊंचाइयों पर पहुंची है तो वह शिक्षा के माध्यम से पहुंची है। तो दीदी, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम भी आपकी तरह प्राकृत में एमए करेंगे और नेट जीआरएफ को क्लियर करेंगे। तो रहा प्रॉमिस? हाँ दीदी। प्राकृत टीम पुनः आएगी आप सभी के समक्ष ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक जिन्होंने पाइया सिक्खा कोर्स में एनरोलमेंट नहीं कराया है वे अपना मन बनाएं, और जिन्होंने पाइया सिक्खा कोर्स में एनरोलमेंट करा लिया है, प्राकृत भाषा पढ़ रहे हैं, वे प्राकृत में बीए, एमए और पीएचडी करने का भी भाव बनाएं। इसी के साथ साथ प्राकृत टीम विदा लेती है। सव्य सिंह, जय